हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं जगदीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल चेयर्स क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। although I have made many of the videos related to this topic, लेकिन आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा है कि आई शुड मेक सम वीडियोज विच वुड कंप्लीट द टॉपिक दैट आई स्टार्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि व्हाई डोंट आई मेक इट। मैं इसे बनाता हूँ और मुझे ऐसा करना चाहिए, बट हाउ इन वन वीडियो, बिलीव मी, इन दिस वन वीडियो आई विल कंप्लीट द होल पैसिव वॉइस। ठीक है ना। सभी सेंटेंसेस को बताएंगे, सभी वाक्यों को बताएंगे, सभी रूल्स को बताएंगे। बाई प्लस एजेंट क्या होता है और बाई प्लस एजेंट कब नहीं प्रयोग किया जाता है, बाई प्लस एजेंट को प्रयोग करने का नियम क्या होता है, प्रयोग नहीं करने का नियम क्या होता है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर अंत तक, और पूरा वीडियो पढ़ेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा हमें टेंस की आवश्यकता होती है उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, ये हम जब समझने लगते हैं तो बिलीव मी हमें और भी ज़्यादा इंग्लिश इंटरटेनिंग लगने लगता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस का हिंदी हम सबसे पहले जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है ना, कर्तृवाच्य, ऐसा हम एक्टिव वॉइस को कहते हैं। कर्तृवाच्य का मतलब क्या होता है कि वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता, इट मीन्स सब्जेक्ट। Suppose one thing that I am teaching here. I personally, if mention this in the sentence, it just mean that I mean to say that I am teaching कि I मतलब करता है, कर्ता को मैं फोकस कर रहा हूं। You can simply say, suppose I am writing this sentence, he writes a book. Okay, I've written this। ये एक्टिव वॉइस अगर हम कहेंगे तो क्यों कहेंगे? ये जो है इसे हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? कमेंट करके बताते रहिएगा हमको। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। एवरीबडी ऑफ यू मस्ट नो दिस। ओके, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। शेष भाग को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। इसे सब्जेक्ट हम कहते हैं और शेष भाग को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट वाले पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लेट्स कम टू नो दिस। ये सबसे पहले रहेगा, इट मीन्स वर्ब रहेगा। इज दैट ओके? ये मतलब लास्ट वाला पार्ट इट मीन्स ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ऐसा हुआ, वाक्य में कभी कभी अन्य शब्दों को भी रख दिया जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में थे, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो तैयार की है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख सकते हैं उसको। अभी मैं बात कर रहा हूं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस वह वॉइस होता है, सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, उसी की प्रधानता होती है। इन वेरी सिंपल वर्ड, इफ यू सी, कर्ता के विषय में ही बात की जाती है। ओके, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ बुक, किसके विषय में बात हो रही है? ही के विषय में बात हो रही है। सपोज आई नेम दिस प्रोनाउन राम, सपोज आई नेम इट। तो अगर मैं कहूं कि ही को मैं राम मान लेता हूं, तो राम राइट्स अ बुक, किसके विषय में बात हो रही है? राम के विषय में बात हो रही है, तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है डियर फ्रेंड्स, उसे ही हम
एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये टॉपिक क्लियर हो गया। जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है डियर फ्रेंड्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। सबसे पहले ये समझिए कि एक्टिव वॉइस का हर वह वाक्य होता है, हर वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। टेंस के जितने वाक्य होते हैं ना, टेंस में जितने वाक्य हम पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी सेंटेंसेज जो पढ़ते हैं, पर्टिकुलर सेंटेंसेज जो हम पढ़ते हैं, वो सभी सेंटेंसेज जो होते हैं क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस में ही हम पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यूसा कर्तृवाच्य में हम कहते हैं कि कर्ता की प्रधानता होती है, सिंपली कर्मवाच्य में हम कहेंगे कर्म की प्रधानता होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कर्म होता क्या है? कर्म को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यू शुड नो दिस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। कैन यू हियर व्हाट आई सी? पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है डियर फ्रेंड्स कि कर्ता का वहां कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, कर्ता निष्क्रिय होता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे व्यापक अर्थ में जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो बाई प्लस एजेंट अर्थात बाई प्लस कर्ता का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनमें यदि हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग ना करें ना, तो वो उसे अधूरा मान लिया जाता है। मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि टैगोर हैज written दिस बुक। अगर मैं ऐसा कहता हूं, है ना, सपोज आई एम टेकिंग दिस बुक। ये बुक वैसे तो केपी ठाकुर की है। पैसिव वॉइस के लिए डियर फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये आप मान के चलिए कि अन्य बुक्स की तुलना में ये पैसिव वॉइस ना केपी ठाकुर में काफ़ी ज़्यादा, ये पूरा पेज जो है ना, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेज पैसिव वॉइस का ही दिया गया है। तो I only wish to clear one thing, that today I will clear every doubts related to passive voice dear students. Okay, see, तो अगर मैं एक्टिव वॉइस में ऐसा कहूं, टैगोर हैज रिटन दिस बुक, अगर मैं ऐसा कहता हूं, और यदि मैं पैसिव वॉइस इसको बनाऊं और पैसिव वॉइस में बनाऊंगा तो क्या होगा, दिस बुक हैज बीन रिटेन बाई, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बना करके लिखा जाता है ना, लेकिन ये बाई प्लस टैगोर समझिए कि मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूं। अगर ऐसा माना, कल्पना कर लीजिए ना, तो बाई प्लस एजेंट का प्रयोग अगर यहां ना हो तो ये क्या होगा सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस है। ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है ना। तो दिस बुक हैज बीन रिटन, यह किताब लिखी गई है। क्या लिखी गई है, अधूरा है कि नहीं है, कौन लिखा है, कब लिखा है, कौन लिखा, मतलब कौन लिखा है ये तो नहीं ना पता चल रहा है, तो ये अधूरा हो जाएगा पूरा सेंटेंस। इसलिए ऐसे केसेस में ऑलवेज बाई प्लस जो एजेंट होता है इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इज दैट ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहां थे, ऑब्जेक्ट पर थे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए, फिर मैं एक बार क्लियर करूंगा।
ऑब्जेक्ट जो है डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं हम, पहले हम इसको डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को, हम कहते हैं कर्म। कर्म कहते हैं परिभाषा में कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मतलब एक बार फिर से सोचिएगा, मैंने कर्म की परिभाषा दी है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। सपोज कीजिए कि आई एम सब्जेक्ट, मैं करता हूं, मैं सब्जेक्ट हूं और मैंने आपको खींच के एक थप्पड़ मारा। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा या एक मुक्का मारा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? सपोज मैं सब्जेक्ट हूं और मैंने आपको एक मुक्का मारा, एक थप्पड़ मारा, तो मेरे थप्पड़ मारने पर चोट किसे लगेगा? आपको। मतलब समझिए कि कर्ता के कार्य का प्रभाव, सिंपली दिस इज द इफेक्ट ऑफ द वर्क व्हाट द सब्जेक्ट डज। कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? आई हैव डिफाइंड हियर, दीज आर टू टाइप्स। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बताता हूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, मतलब प्रत्यक्ष कर्म जो होता है, उसमें जान नहीं होती, मतलब निर्जीव चीजों को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। निर्जीव चीज तो आप समझ रहे हैं ना, लाइफलेस, जिसमें जान नहीं है, हिलेगा डुलेगा नहीं। मतलब इसको मारे ना, रो रहे हो ना, रो रहे हो ना 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 ना, तो मतलब इसमें तो जान नहीं ना है, तो ये लाइफलेस है। लाइफलेस है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चेयर लाइफलेस है, दिस मार्कर लाइफलेस है। तो लाइफलेस थिंग्स ऑलवेज यूज टू बी काउंटेड इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत लाइफलेस चीजों को या थिंग्स को लिया जाता है, वस्तुओं को लिया जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें क्या किया जाता है? ऐसी चीजों को लिया जाता है, ऐसी लोगों को लिया जाता है जिनमें जीवन हो, जान हो, पर्सनालिटी हो। ठीक है ना? जैसे ही रीड्स द बुक ऑफ गीता। आप समझिएगा मेरी बात। यहां इस पहले वाले सेंटेंस में यू सी डियर स्टूडेंट्स कि पहले वाले सेंटेंस में देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट विच आई हैव डिसाइडेड और विच इज ऑलरेडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. There is only one object in the first sentence you see here, okay, and in the second sentence you can find two objects here you can see two objects. अब ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डियर फ्रेंड्स. ओके, तो हम आशा करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़े ना, आगे बढ़े. एनी डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक यू कमेंट. ओके, अब सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम. सी
राइट्स स्टोरीज। ये हम एक्टिव वॉइस का वाक्य ले लेते हैं। ओके, दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, एवरीबॉडी नोज दिस। इसे क्या कहते हैं, वर्ब, यू मस्ट हैव नोन। ये इसका स्ट्रक्चर है, यू शुड आल्सो नो दिस। इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसे वर्ब, वर्ब के अंत में यस या यस लगाए हैं हम ना। अगर ये नहीं जानेंगे तो आई एम श्योर कि आप नहीं बना पाएंगे। बकलोल तो पैसिव वॉइस मत पढ़िए, ठीक है ना। हाँ सुनिए, ऐसा नहीं होता है कि आप बकलोल हैं मतलब इसे नहीं जानते हैं तो बकलोलवे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ये जानकर सबको ही नहीं आता है। हमने भी प्रैक्टिस किया था, हमने भी पढ़ाई की थी, आपको भी पढ़ना चाहिए। ओके, तो पहले इसे पढ़ लीजिए, फिर पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पढ़िएगा। अब देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में अभी मैंने बताया है आपको, अभी मैंने बताया है, इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब भी हम किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, to change a sentence into passive voice from active voice, we need to do some work and we also need to care for some topics. What are they? See, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं डियर फ्रेंड्स। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं और इसके बाद टेंस को देखते हैं, किस टेंस में एक्टिव वॉइस है, किस टेंस में है आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना, तो देखिए क्या करेंगे, इज एम आर वाज वेयर लगता है, लेकिन यहां हम स्टोरेज के साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। मारेंगे ना, मारेंगे खींच के एक थप्पड़, इज मत लिखना। क्या लिखेंगे बताइए, आर लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हमने बना दिया। उसके बाद वर्ब में हम यहां प्राइमरी वर्ब लिखते हैं जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां हम पैसिव वॉइस बदलते समय इजएमआर का प्रयोग करते हैं। इजएमआर का प्रयोग कहां होता है, पढ़ लीजिएगा वीडियो में, प्रीवियस वीडियोज में जाकर के, ठीक है ना, नहीं तो कहीं और पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्जी। मतलब ये सो नो दिस, आर का प्रयोग प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ होता है और इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ होता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। तो स्टोरीज आर, ओके। इसके बाद इसमें जो वर्ब बचा, क्योंकि यह मुख्य वर्ब तो नहीं ना होता है, मेन वर्ब नहीं ना होता है, तो जो मेन वर्ब होती है इसका थर्ड फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यह ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइट का रिटन होगा ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, रिटन होगा। तो स्टोरीज आर रिटन, यहां तक समझ में आ गया ना। समझिएगा फिर से, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। फिर जो टेंस होता है, जो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट का कोई भी हो, कोई भी का मतलब कंटिन्यूअस है या इंडेफिनिट है, तो हम इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यहां ये प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आप यह जान लीजिए कि पैसिव वॉइस जब भी आप बनाते हैं ना, तो कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ सी, तो स्टोरीज आर रिटन, रिटन के बाद क्या होता है, हम बाई लिखते हैं।
बाई का प्रयोग करते हैं। बाई, उसके बाद क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है इसे हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर सी लिखा है तो यहां पर मैंने हर क्यों लिख दिया, जबकि स्टोरीज तो स्टोरीज ही है। समझिएगा, ये अगर डाउट है तो आई एम गोइंग टू क्लियर इट कि अगर यहां ये सी है तो मैंने हर लिख दिया है, यहां स्टोरीज है तो मैंने स्टोरीज ही लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी इज प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन जो होते हैं, ये देखिएगा, ही सी इट दे, ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये किस केस में होते हैं? सब्जेक्टिव केस में होते हैं या नॉमिनेटिव केस में होते हैं। केस से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, इफ यू कमेंट यू नीड टू नो दैट, तो मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये ही सी इट दे, ये जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म मतलब नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है ना। और जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो इसे क्या बना के लिखेंगे? ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो सी यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर किस रूप में रहेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का प्लेस है ना, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट का प्लेस है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट है कौन? सी। सी को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? सी को हर लिखते हैं। अब क्लियर हो गया? ठीक। वैसे तो हम जानते हैं कुल 12 टेंस होते हैं, कुल 12 ध्यान से सुनिएगा, कुल 12 टेंस मैंने लिखा है, सही है? अरे नहीं है यार, टेंस तो 3 ही होता है ना। मतलब मैंने लिख दिया तो आपने मान लिया, मतलब मैं अगर आलू को बैगन कह दूंगा तो आप मान नहीं लेंगे। दैट्स वेरी गुड। टेंस कितने होते हैं? टेंस तो 3 ही होते हैं ना। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये 3 ही ना होते हैं। हाँ, देन आपको कमेंट करके बताना चाहिए। ओके, तो अब समझिएगा कि प्रेजेंट टेंस के कितने सेंटेंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कितने होते हैं? इंडिफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लिखते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट हम लिखते हैं, प्लस कंटिन्यूअस होता है, ओके, प्लस परफेक्ट होता है एंड प्लस परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वंस अगेन देखिएगा, पहला इंडिफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, पास्ट टेंस के भी यही चारों सेंटेंस होते हैं, और यही चारों सेंटेंसेस फ्यूचर के भी होते हैं। मतलब we can simply say that in all of these 3 tenses we use equally these 4 sentences, और पूरे 4 सेंटेंसेस अगर सभी 3 टेंसेस में यूज किए जाएं तो कितने सेंटेंस होंगे डियर फ्रेंड्स? कमेंट करके बता दीजिए कितने होंगे। 12 ना? तो कुल 12 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है? 8 सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। कंफ्यूज मत होइए, कुल 12 सेंटेंसेस में से जो यहां मैंने लिख दिया है कि
तीन टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। चार में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम इसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरे को बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरे को बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथे को बोलते हैं। तो चार सेंटेंस तो प्रेजेंट के हो गए। नाउ पास्ट इंडिफिनिट टेंस पांचवा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस छठवां हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस आठवां हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आठवां हुआ ना। आई एम सॉरी, देखिएगा प्रेजेंट के चार और पास्ट के चार, आठ हुए कि नहीं हुए। तो इसी तरह फ्यूचर टेंस के चार होंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब कुल 12 सेंटेंसेज में से सिर्फ 8 सेंटेंसेज का ही पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। बाकी के सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, आई विल क्लियर। ओके, तो कुल जो 8 सेंटेंसेज है जिनका पैसिव वॉइस बनता है, ये अभी हम जानेंगे क्योंकि हम एक एक करके बनाएंगे भी। ओके, तो जो चार हैं जिनका नहीं बनता है, ये जान लीजिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस तो डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कुल 8 सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस बनता है और वो कुल 4 सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 8 सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, ध्यान से सुनिए आप एक बार फिर, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया। ये 8 सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसे 4 सेंटेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का रूल लिख लेते हैं, है ना। आसान हो जाता है थोड़ा हमारे लिए पैसिव वॉइस बनाने में। क्या होता है एक्टिव वॉइस का रूल, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ईएस या ईएस प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से सुनेंगे आप। एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, मतलब ये लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है इसे हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट में, ओके ना। अब देखिए, प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। अब ध्यान से देखिएगा, ये रूल आप तैयार कर लीजिएगा। ये रूल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूल है पैसिव वॉइस में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट रूल होता है वो यही होता है। अब हम इस पर ट्राई करते हैं सेंटेंसेस को। जैसे हमने लिखा, राम राइट्स अ लेटर। हमने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिया, राम राइट्स अ लेटर, और इससे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा।
पैसिव वॉइस में बताने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ना, किसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लिखेंगे अ लेटर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, मतलब इज एम आर का प्रयोग ना, तो इज का प्रयोग होगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है। ए लेटर इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब रिटेन बाई हो जाएगा, और फिर ये राम है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को ऐसे उतार देते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का। दूसरा एग्जांपल लेंगे तो हम लिखेंगे सी स्पीक्स द ट्रूथ। अगर ऐसा हमने एग्जांपल लिखा तो क्या होगा पैसिव वॉइस में, होगा द ट्रूथ इज स्पोकन बाई हर। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम सिंपली इसी रूल पर बनाते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको, और अब हम लाइव आते रहेंगे। लाइव में भी आप हमसे किसी भी प्रकार के टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं, और ये सिर्फ पैसिव वॉइस तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम लिटरेचर में हायर लेवल के क्लासेस को हम देखेंगे, उनके सिलेबस को पढ़ा जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी देखा जाएगा, और जो बेसिक चीजें हैं उन्हें तो हम बेहिचक पढ़ते ही रहेंगे। इज दैट ओके? नाउ लेट्स कम अहेड। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। क्या करते हैं जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब भी हम निगेटिव बनाते हैं ना, निगेटिव सेंटेंस जब इसको हम बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जैसे जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस डू डज होता है प्लस नॉट होता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है एंड देन प्लस अदर वर्ड होता है। ये होता है एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो I have already told you the rule of passive voice in the affirmative sentence in present indefinite tense। क्या करते हैं हम जब पैसिव वॉइस इसको बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो यहां अगर मी है तो आप यहां आई लिखेंगे। एक बार फिर से सुनिए, सी होता है तो क्या लिखा जाता है, हर लिखा जाता है। आई होता है तो क्या लिखा जाता है ऑब्जेक्ट में, मी लिखा जाता है। दे होता है तो क्या लिखा जाता है, देम लिखा जाता है। ओके, इट है तो क्या लिखा जाता है, इट लिखा जाता है। यू है तो क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है। वी है तो क्या लिखा जाता है, अस लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा चेंजेस करते हैं। ये सब्जेक्ट होते हैं, है ना, और ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। तो अब ध्यान से सुनिएगा आप, इसको हम पहले इरेज कर लें। ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट में बदल देते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं, इज एम आर लगाते हैं एंड देन हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ओके, समझ में आ गया। मतलब समझिए, आई एम ओनली गोइंग टू क्लियर दिस प्लेस ऑफ नॉट।
क्योंकि मैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ हूं, मैं निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, तो निगेटिव में नॉट का स्थान हमेशा इज, एम, आर अर्थात वर्ब के बाद होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में। ओके, अब देखिएगा निगेटिव सेंटेंस में जो नॉट है यह इज, एम, आर के बाद प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी डज नॉट राइट लेटर। अगर ऐसे एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य दे दे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लिखते हैं, अ लेटर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्ट है तो यहां हम किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिखेंगे ना। तो अ लेटर, इसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, इज, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, राइट है तो क्या होगा, रिटेन, फिर बाई चढ़ ही जाएगा आप लोगों को, और फिर हर। ये सब्जेक्टिव है, यहां ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग कर रहे हैं तो हर का प्रयोग हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया ना। निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहां होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज, एम, आर के बाद। दूसरा सेंटेंस है तो जो वर्ब होगा उसके बाद। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है तो। इज दैट ओके। नाउ चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसको हम बताते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछने का काम किया जाए। कौन हो भाई, क्या करते हो, कहां से आए हो, ये सब का सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। ओके, इसको कितने प्रकार से हम पढ़ते हैं, फिलहाल तो दो प्रकार पढ़िए। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस। समझ में आ गया ना। पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस, तो ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, मतलब प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है तो दो प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। पहला जो होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। और दूसरा जो टाइप होता है वह होता है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में न दिया जा सके। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कैसे हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए एक एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल हम लेते हैं। डज ही सिंग अ सॉन्ग। ये हमने क्या किया, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल ले लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। डज ही सिंग अ सॉन्ग, ये हमने ले लिया। तो पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज ही होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पैसिव वॉइस क्या होगा, इज अ सॉन्ग संग बाई, सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, ही को हिम में, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगा देंगे। इज अ सॉन्ग संग बाई हिम,
समझ में आ गया ना? अब ये भी आपको समझ में आ गया। और एग्जाम्पल की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप सॉल्व कर लीजिएगा किसी बुक को लेकर के, या फिर ये जो बुक मैंने अभी आपको बताई है, शुरू में दिखाई थी, ये वाली बुक जो है, ये देखें, इसमें काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पैसिव वॉइस के काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप इनमें से लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये इंट्रोगेटिव ए टाइप का प्रकार था। आइए हम बी टाइप को पढ़ते हैं। बी टाइप में हम क्या करते हैं देखिए। बी टाइप में क्या किया जाता है, एक एग्जांपल हम लेते हैं बी टाइप का, एक्टिव वॉइस का। वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। अगर हमने ऐसा एग्जांपल ले लिया, व्हाई डज ही सिंग अ सॉन्ग, इसका आप उत्तर तो यस या नो में नहीं ना दे पाएंगे, यस या नो में नहीं दे पाएंगे कि दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाई इज अ सॉन्ग संग बाय हिम। समझ में आ गया ना? तो ये आपका इंट्रोगेटिव का दोनों सेंटेंसेस हो जाता है। अगर आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग्स दैट मेक्स समवन परफेक्ट। ओके, तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया ना? अब हम इसके आगे चलेंगे, है ना? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पर फिनिश हो जाता है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर भी यदि डाउट हो, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। ओके, एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस देन अदर वर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते जाते हैं, किसी नॉर्मल सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं या लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, देन एचएमआर का प्रयोग होगा, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा। तो ध्यान से देखिए, पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, यह रूल जो है पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे क्या रूल होता है पैसिव वॉइस का। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ओके, फिर इज एम आर प्लस बीइंग, और फिर क्या होता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फिर बाय लिखते हैं, देन जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट को किस में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में।
समझ में आ गया फ्रेंड? देखिए ये पैसिव वॉइस का रूल होता है। एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हमने कहा कि he is playing chess, he is playing chess। हमने अगर ऐसा कहा तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस का, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चेस इज हो जाएगा, देन बीइंग लिखेंगे, फिर प्लेड बाय, इसके बाद हिम। समझ में आ गया ना? तो चेस इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर नॉट का प्रयोग हुआ हो, जैसे अफर्मेटिव है तो निगेटिव जब आएगा तो निगेटिव में नॉट का प्रयोग होता ही है। ही इज नॉट प्लेइंग चेस, अगर ऐसे हो सपोज दिस, तो क्या होगा, चेस इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों समझ में आ गया ना? तो प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस के वाक्यों को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप बहुत ही जल्द स्किलफुल हो जाएंगे, आपको ये बनाने का तरीका आ जाएगा और एक्सपर्टली आप बनाएंगे इसको। ओके, आइए कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला हम पढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना? कैसे पढ़ेंगे देखिए, जैसे हमने कहा सी इज सिंगिंग, आई एम सॉरी, वी आर इन इंट्रोगेटिव सेक्शन। Is she singing a song? Is she singing a song? क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो, ये तो एक्टिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा इज ए सॉन्ग बीइंग sung by her, ये यस नो टाइप का हो जाएगा। और बी वाला इसका होता है WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस, बी वाला होता है ना। इसमें क्या होगा देखिएगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा वाई इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बदलेंगे, क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, वाई इज ए सॉन्ग हो जाएगा बीइंग संग बाय हर। ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंस है, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें ई टाइप जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे लिख लेते हैं, फिर जो वाक्य है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख लेते हैं, फिर बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर बाय का प्रयोग करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। फिर WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस जब आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो
हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर जो होती हैं उनको लिख लेते हैं। उसके बाद जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है उसे लिख लिया जाता है। फिर बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING इसका प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो संग है, SUNG संग का थर्ड फॉर्म है, उसे प्रयोग करेंगे। देन बाई, और उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ओके, समझ में आया ना? समझ में आया तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस यहां पर खत्म हो गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? साधारण रूल्स जो पैसिव वॉइस के थे। उसके बाद हम पैसिव वॉइस कैसे वाक्यों को बनाएं, कितने वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का रूल क्या होता है पैसिव वॉइस में बनाने का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों को, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इतना आप जान चुके हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मुझे लगता है कि लगभग 1 घंटे के वीडियो में शायद पूरी की पूरी पैसिव वॉइस नहीं आ पाएगी। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे रूल्स हैं फ्रेंड्स, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। और मैं इसके आगे क्या पढ़ाने वाला हूं देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले हम शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का रूल होता है। अब हम जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये तो एक्टिव वॉइस का है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ओके, प्लस हैज बीन, हैज, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सनल पर्सनल क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। जब सिंगुलर नंबर होता है तो हैज, प्लूरल नंबर होता है तो हैव का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं हम, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, देन बाय का प्रयोग करते हैं, एंड देन सब्जेक्ट सी, सब्जेक्ट को आई वाज राइटिंग करेक्टली, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे, जैसे देखिए सी एक्टिव वॉइस हम बना रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। सी हैज रिटेन अ लेटर, सी हैज रिटेन अ लेटर डियर फ्रेंड्स। तो एक्टिव वॉइस में यदि ऐसा वाक्य आता है, सी हैज रिटेन अ लेटर, ऐसा वाक्य आता है, तो हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, क्या करते हैं, लेटर हैज बीन रिटेन बाई हर। आपको समझ में आ गया क्या होगा? सी हैज रिटेन अ लेटर अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे, ए लेटर हैज बीन रिटेन बाई हर। आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बनाएंगे देखते रहिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है डियर फ्रेंड्स,
सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन प्लस अदर वर्ड होता है। पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में प्लस क्या लिखेंगे, हैज, हैव, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई एंड देन प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। ओके, तो आइए बनाते हैं एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं, ही हैज नॉट रिटेन अ बुक, ऐसा हम कहें तो पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो इसका क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ए बुक हैज नॉट बीन रिटेन बाई हिम। समझ में आ गया ना, क्या लिखेंगे, ए बुक हैज नॉट बीन रिटेन बाई हिम। ठीक है, अब और भी ज्यादा सेंटेंसेस को आप लेकर के प्रैक्टिस करते रहेंगे। बिलीव मी डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस वह चीज होती है जिससे किसी भी व्यक्ति को पारंगत मिल जाता है। आदमी पारंगत हो जाता है किसी कार्य को करने में और इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि लोग उसे जादू समझने लगेंगे, मैजिक सा दिखने लगेगा वह। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने हमारा पूरा वीडियो देखा और उसमें हमारे द्वारा बताए गए जो भी टॉपिक्स थे उसे आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा। अल्दो मैंने इस वीडियो में अभी तक आप लोगों को पैसिव वॉइस में सिर्फ प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही मैंने पढ़ाया है। अभी मैं आपसे बताऊं, पास्ट के 3 सेंटेंस और फ्यूचर के 2 सेंटेंस अभी पढ़ने बाकी हैं। कहीं जाइएगा नहीं, चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, क्यों। और हाँ, अभी मैं आपसे बताऊं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेन ज़रूरी होती है। और मैं इस समय कहाँ हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स। आप देखें, मैं आया हुआ हूँ थोड़ा सा नेचर का आनंद लेने के लिए। नेचर वाकई में कितना खूबसूरत होता है ना डियर फ्रेंड्स, कि आदमी किसी भी स्थिति में रहे, मूड चाहे जैसा भी हो यार, खुश हो जाता है। और हम आपसे फिर ये बताना चाहेंगे, हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी टॉपिक्स को बताता चलूँ उसे मैं क्लियर कर दूं और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो बताया है उसमें कुछ जानकारी अधूरी है या फिर मेरे द्वारा बताए गए वीडियोज़ में कुछ त्रुटि है, मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स में कुछ गलतियां हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। मैं आपसे ये बताऊं, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। मुझे भी वीडियोस जो बनाने होते हैं, although मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, मैं ये बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिफ़िकेशन MA इंग्लिश है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें नहीं 7 किताबें मैंने लिखी हैं। amazon.in.com.co.in पर वो किताबें बिक रही हैं। और ये किताबें जो मेरे द्वारा लिखी गई हैं, पहली किताब द गोल्डन बर्ड के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं, द गोल्डन बर्ड
जगदीश शर्मा आप लिख करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और दूसरी किताब है द मदर इंडिया, जगदीश शर्मा लिख करके आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। थर्ड बुक इज़ इंडियन हार्ट। ये सभी मेरे अनुभव हैं। मैं दुनिया में नहीं, मैं देश में कई जगह अप टू 18+ स्टेट्स आई हैव विजिटेड। और जितना भी मुझे अनुभव मिला है, मैं जो कुछ भी उससे सीख पाया हूँ, मैंने कोशिश किया है कि मैं इन किताबों में अपने टॉपिक के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से लोगों को बताऊं, आपको बताऊं। मैं डूबते हुए सूरज की एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा और आप देख करके कमेंट ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स कि कैसा नज़ारा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी तरफ अभी सूर्यास्त का समय हो गया है और ये आप देख सकते हैं सूर्य पेड़ के पीछे से डूबता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी भी थोड़े समय बाकी हैं, हालांकि सूर्य जो है रेड दिखाई पड़ रहा है। पहचान कर बताइएगा डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा फूल है जो मन को अट्रैक्ट करता जा रहा है। ऐसे फूलों के साथ हम बचपन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे। और आप देखिए ये चारों तरफ के नज़ारे के साथ सूर्यास्त, सूर्य कहाँ छिप रहा है। सूर्य भगवान प्लीज़ कम, वी वांट टू सी यू, वी वांट टू ग्रीट यू, यू आर द गॉड, यू आर द लॉर्ड। तो सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स, सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा। सूर्य भगवान ऐसे भगवान हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन है। तो इन्हीं सब बातों के साथ और इन्हीं सब टॉपिक्स के साथ मैं अब चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ, लेकिन आप भूलिएगा मत, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं कुछ नई जानकारियों के साथ ये जो अधूरे टॉपिक्स हैं इनको पूरा करने के लिए मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।